इन तमाम घोषणा पत्र जो उन्होंने अपना बनाया था, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया था, उसमें से किसी एक पर भी उन्होंने काम नहीं किया है अभी तक। ये तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी पेपर लीक के बाद 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे थे। आज बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, यही तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद चू तक नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते अभ्यर्थियों ने ही इनको अपना छात्र नेता बना दिया है। तेजस्वी यादव भी इन चीजों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जो युवा कल मेरे साथ था वो किसी और के साथ थोड़ा नजर आ रहा है। भले ही ज्यादा संख्या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाति पाति धर्म के बंधन से टूटकर अगर छात्रों का, युवाओं का, अभ्यर्थियों का भरोसा दिलीप पर बन रहा है तो ये भी कहेंगे कि उनका राजनीतिक कद भी धीरे धीरे मजबूत होगा। उनका ये कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे वो अभ्यर्थियों की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, या आगे वो अपनी जो उनका भविष्य है वो किस प्रकार से देखते हैं। कहीं सरकारी नौकरी करके, या अभ्यर्थियों की आवाज बनकर लड़ते हुए, या फिर एक छात्र का संगठन बनाकर सीधे सिस्टम से लड़ते हुए, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पुलिस ने का कहना है कि जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे वो प्रतिबंधित क्षेत्र थे, यानी आप वहां आंदोलन नहीं कर सकते हैं। पटना में आंदोलन करने के लिए एक जगह बनाई गई है, गर्दनी बाग, जहां पर सालों से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों को कितना सुना गया है ये हर कोई देख रहा है कि आज भी वो लड़ाई ही कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो रास्ता इन्होंने चेंज किया उसका गुस्सा जो था वो पुलिस के पास था, प्रशासन के पास था, और उसी गुस्सा को उन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाकर खत्म करने का प्रयास किया। जमकर लाठीचार्ज हुआ। ऐसा लाठीचार्ज शायद आपने नहीं देखा होगा कि तुरंत आंदोलन पहुंचा और लाठीचार्ज शुरू हो गई, यानी कि मूड जो है पुलिस का बन गया था। लेकिन मुझे लगता है कि डीजीपी आरएस भट्टी के बयान जो है या उनकी बातें जो है ये बिहार पुलिस या पटना पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए अचानक से जल्दीबाजी में इन पर लाठीचार्ज किया गया। युवाओं की जो उम्मीद थी उनसे वो थोड़ी टूटती और बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। शायद इसके पीछे ये एक रीजन है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी शांति से, बढ़िया से, अच्छे रिश्ते निभाते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दे और उनको ताज पहना दे। अब ये देखना है कि इस ताज पहनने के चक्कर में अपना भविष्य न तेजस्वी यादव खराब कर लें। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पिछले दिनों सचिवालय सहायक परीक्षा पेपर के लीक होने के बाद अभ्यर्थियों की मांग लगातार रही कि उस पूरे परीक्षा पाली को रद्द किया जाए, उसके बाद नए सिरे से उनकी परीक्षाओं को लिया जाए। लेकिन आयोग के तरफ से सिर्फ एक पेपर को ही रद्द किया गया, बाकी 2 पेपर को नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों की ये लगातार मांगे रही हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए, और उसके बाद उनके मांग के बाद भी लगातार मांगे अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी मांग की सुनवाई ना होने के कारण अभ्यर्थी एक आंदोलन पर उतर आए। लेकिन इस आंदोलन में पुलिस ने बल का यूज़ किया। तो आइए अब हम इस बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि उनका क्या मानना है। कल का आंदोलन आपने देखा, लाठीचार्ज भी देखा, तो अब आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि 8 वर्षों के बाद ये सचिवालय सहायक परीक्षा बिहार में एक बार फिर से आयोजित कराई गई। लगभग 2200 के आसपास यह सीटें हैं। 9 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। यानी सोचिए कि 2200 सीटें और कहां 9 लाख की संख्या। किस प्रकार इस राज्य में बेरोजगारी है ये आवेदनों की संख्या दर्शाती है। लेकिन 23 और 24 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित कराई गई, प्रथम पाली की परीक्षा जब हो रही थी तभी पेपर लीक के संबंध में खबर निकलकर सामने आई, और सबसे पहले हमने ये खबर लाइव बिहार पर चलाया था कि परीक्षा का पेपर लीक है, और आयोग ने बाद में इसको माना और प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया। लेकिन दूसरे और तीसरी पाली की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया में घूम रहे थे, जबकि आप अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकते थे, यानी आप तस्वीर प्रश्न पत्र की नहीं खींच सकते थे, प्रश्न पत्र को बाहर लेकर नहीं आ सकते थे। तो अभ्यर्थियों का यह दावा था
कि जब प्रश्न पत्र हम लेकर बाहर नहीं आ सकते थे तो ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में घूम कैसे रहे हैं। यानी कोई तो अंदर था जिसने फोटो खींचा था और उसे सोशल मीडिया में वायरल किया था। देखिए, हाल में आज दैनिक भास्कर ने भी ये खबर छापी है कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और उसका कहना है कि तीसरी पाली की जो परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र परीक्षा खत्म होने के 1 मिनट पहले सोशल मीडिया में वायरल किया गया। कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बात है, ये अब जांच करने वाली टीम जानती है। लेकिन अभ्यर्थियों को अब इस परीक्षा पर भरोसा नहीं रहा। उनका मानना है कि यह परीक्षा पारदर्शी रही ही नहीं तो फिर इस परीक्षा का क्या मतलब। आप एक बार फिर से नए सिरे से परीक्षा को कंडक्ट करवाइए, क्योंकि हम इस परीक्षा फल के जो परिणाम आएगा उस पर भरोसा नहीं करते हैं। ये परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही। ट्विटर पर भी इसको लेकर ट्रेंड कराया गया था और लगभग 6 लाख के आसपास ट्वीट हुए थे। यानी कि सड़क पर उतरने से पहले ये अभ्यर्थी सोशल मीडिया में अपनी लड़ाई लड़े और उन्होंने सरकार तक और आयोग तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया और ये कहा कि हम देखिए पहले आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे, अगर आप उस पर कार्रवाई कर देंगे तो फिर हम आगे कुछ भी आंदोलन नहीं करेंगे। सरकार ने और आयोग ने उनकी बातों को नहीं सुना। आयोग ने हाँ ये जरूर किया था कि सबूत अभ्यर्थियों से मांगा था कि अगर पेपर लीक के संबंध में आपके पास कोई साक्ष्य है तो हमें भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने सबूत आयोग के पास पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे, इसकी जानकारी आयोग ने नहीं दी। वो उन सबूतों को सही मानती है, गलत मानती है, इसकी भी जानकारी नहीं दी। आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी इसकी भी जानकारी आयोग ने नहीं दी। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास मुझे लगता है कि कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने एक लंबा इंतजार किया। 24 दिसंबर के बाद 4 जनवरी को वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि लगभग 10 दिन बीत गए थे। और जब आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं हुई जैसा कि अभ्यर्थियों को लगा, तब वो राजधानी पटना में इकट्ठा हुए, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। देखिए, पुलिस ने का कहना है कि जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे वो प्रतिबंधित क्षेत्र थे, यानी आप वहां आंदोलन नहीं कर सकते हैं। पटना में आंदोलन करने के लिए एक जगह बनाई गई है, गर्दनी बाग, जहां पर सालों से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों को कितना सुना गया है ये हर कोई देख रहा है कि आज भी वो लड़ाई ही कर पा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि वो कुछ ऐसा प्रदर्शन करे जिस पर मीडिया की भी नजर बने, सरकार की भी नजर बने। उन्होंने पटना कॉलेज से अपना आंदोलन शुरू किया। वही पटना कॉलेज जो कि छात्र आंदोलन के लिए ऐतिहासिक रहा है, वही पटना कॉलेज जहां से आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, तो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार डोल गई थी। वहां से आंदोलन जब ये शुरू हुआ तो छात्रों का हब कहे जाने वाले मुसल्लमपुर, बिकना पहाड़ी, नया टोला होते हुए ये बीएसएससी कार्यालय जा रहे थे। लेकिन इन्होंने थोड़ा रूट अपना बदल दिया। जो प्रशासन को मालूम था कि ये लोग जेपी गोलंबर होकर जाएंगे, वहां पर उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग करके रखी थी। वहां से ये ना गुजर के ये लोग एग्जीबिशन रोड होते हुए डाक बंगला की तरफ निकल गए। इसको लेकर भी थोड़ा पुलिस जो है वो नाराज हो गई कि जो रूट इन्होंने बताया था उस पर ना जाके इन्होंने दूसरा रूट पकड़ लिया। और मुझे लगता है कि वो खींच उनके अंदर रह गई कि ये गलत है। और पहले तो उनको डाक बंगला चौराहे पर रोका गया। छात्र नेता जो इसकी अगुवाई कर रहे थे वो थोड़ा पीछे रह गए थे मीडिया से बातचीत करते हुए, और कुछ ऐसे छात्र थे जो बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए और अपनी मांग को लेकर आवाज जोर जोर से चिल्लाने लगे और सरकार के खिलाफ भी बोल रहे थे। मुझे वहां पर देखने को नहीं मिला कि उनके तरफ से कोई हिंसा हुई या नहीं हुई, या हमारे सहयोगी जो वहां पे ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि छात्रों की तरफ से कोई हिंसा हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जो रास्ता इन्होंने चेंज किया उसका गुस्सा जो था वो पुलिस के पास था, प्रशासन के पास था, और उसी गुस्सा को उन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाकर खत्म करने का प्रयास किया। जमकर लाठीचार्ज हुआ। ऐसा लाठीचार्ज शायद आपने नहीं देखा होगा कि तुरंत आंदोलन पहुंचा और लाठीचार्ज शुरू हो गई। यानी कि मूड जो है पुलिस का बन गया था कि इनको पीटना है। अभ्यर्थियों को जबरदस्त तरीके से पीटा गया। तमाम तस्वीरें हर किसी ने देखी। किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, चप्पल ऐसे सड़क पर पड़े हुए हैं। आम पब्लिक को भी लाठी पड़ी है, गाड़ियां टूट गई। वो प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने नहीं तोड़ी, बल्कि भाग दौड़ में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये जाना चाहते थे। पुलिस बल को अगर रोकना था
उन्हें नहीं जाने देना था, तो जो छात्र लीडर थे उनसे बात करनी उनको चाहिए थी और उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसे में मुझे डीजीपी आरएस भट्टी, जो कि नए बिहार पुलिस के कप्तान बने हैं, उनका एक बयान याद आ गया जब वो एसपी और तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि लाठी चार्ज उस समय करिए जब आपके पास कोई और चारा ना बचे। लेकिन मुझे लगता है कि डीजीपी आरएस भट्टी के बयान जो है या उनकी बातें जो है, ये बिहार पुलिस या पटना पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। इसलिए अचानक से जल्दीबाजी में इन पर लाठीचार्ज किया गया। अब मकसद क्या था ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं। उनका कहना है कि विधि व्यवस्था खराब हो रही थी, यातायात खराब हो रहे थे, ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। सवाल ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या एक दिन हमारे सड़क मार्ग से पैदल मार्च करते हुए, आंदोलन करते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से बीएसएससी कार्यालय जाने में आपकी विधि व्यवस्था इतनी खराब हो गई, हमारा तो भविष्य खराब हो रहा है, तो हम क्या करें, हम किसके पास जाएं? आपका सिस्टम इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, धांधली सेटिंग में पड़ा रहता है, उसका जवाब कौन देगा? ऐसे में जिस प्रकार का लाठी चार्ज हुआ और अभ्यर्थियों को डराने की और कोशिश की गई कि ये दोबारा ना उतरे। अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, इनके अंदर जोश है, मुझे नहीं लगता है कि आगे वो नहीं उतरेंगे। मांग उनकी कितनी जायज है, ये अभ्यर्थी, उनके परिवार वाले, सरकार और आयोग को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए एक सुर से कह रहे हैं कि परीक्षा पूरी की पूरी रद्द करिए। इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों को अब इस पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि इनका जो आंदोलन है, भले ही अब तरीका बदले या कुछ और हो, लड़ाई ये जारी रखेंगे। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज निकल रही है, शायद वहां भी नीतीश कुमार के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छात्र नेता दिलीप का भी कहना है कि बातचीत चल रही है, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये आगे लड़ते हैं। सवाल ये भी है कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव युवाओं के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, ठीक है, अब जब वो सत्ता में आ गए हैं, तब से लाठीचार्ज ज्यादा हो रही है, आंदोलन ज्यादा हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, अकेले तेजस्वी यादव ने उस समय की एनडीए गठबंधन को पानी पिला दिया था। पूरे दमखम के साथ ये एक नौजवान जो है वो पूरे बिहार में लड़ता रहा महागठबंधन को जिताने के लिए, और उसका फल भी बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने दिया, उन्हें और उनकी पार्टी को सबसे बड़ी बिहार की पार्टी बनाकर। लेकिन शायद युवाओं की उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा थी, जिस पर कि तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद खरे नहीं उतर पा रहे हैं। खासकर जो 10 लाख नौकरी की उन्होंने बात की थी कि पहले कैबिनेट मीटिंग में ही हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, उस पर गंभीरता से अभी तक काम नहीं हुआ है। केवल नियुक्ति पत्र बांटकर फोकसबाजी सरकार के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद अभ्यर्थी जिससे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं वो उन्हीं से ज्यादा मांग भी करते हैं। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी नई सरकार बनने के बाद कई बार उतर गए सड़कों पर और हमेशा उनको लाठी खाना पड़ा है। इसके बाद जो अभी बीएसएससी का मुद्दा हो या इसके पहले बीपीएससी का मुद्दा हो, अभ्यर्थियों को उम्मीद थी तेजस्वी से, इसलिए वो लगातार मांग करते रहे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और अब बीएसएससी का मुद्दा हुआ, इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा ये बात चुभता है कि तेजस्वी यादव कार्रवाई करे ना करे ये अलग बात है। वो हमारे साथ स्टैंड तो ले सकते थे, वो हमारे मुद्दों पर बोल तो सकते थे, वो हमारे मुद्दे पर एक ट्वीट तो कर सकते थे, लेकिन ये तमाम चीजें उन्होंने नहीं की। और उम्मीद छात्रों को यह भी थी कि तेजस्वी यादव की सरकार है, यानी अपनी सरकार है, हमारे युवाओं की सरकार है, हम सड़क पर मांग के लिए उतरेंगे तो वो सुनेंगे और पुलिस प्रशासन हम पर जो है लाठीचार्ज नहीं करेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो क्यों लाठीचार्ज करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव का यहाँ भी उम्मीद जो था अभ्यर्थियों का उनसे, वो भी टूट गया। जब भी उतरे हैं अभ्यर्थी, उन पर लाठियां बरसी हैं और कठोरता से बरसी हैं। ऐसे में युवाओं की जो उम्मीद थी उनसे, वो थोड़ी टूटती और बिखरती नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। शायद इसके पीछे ये एक रीजन है
कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी शांति से बढ़िया से अच्छे रिश्ते निभाते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ दे और उनको ताज पहना दे। अब ये देखना है कि इस ताज पहनने के चक्कर में अपना भविष्य न तेजस्वी यादव खराब कर लें। ऐसे में छात्र नेता दिलीप कुमार एक युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद लेकर हैं। मतलब या युवाओं का या अभ्यर्थियों का उन पर एक उम्मीद है, उन पर से एक भरोसा है। तो क्या ये अभ्यर्थियों का भरोसा तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती बन सकती है? बिल्कुल, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव 2020 में जब सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आए तो ये माना जा रहा था कि उनका जो एक जुमला था अब वो जुमला बनता जा रहा है, इसलिए मैं उसे जुमला कहूँगा, क्योंकि 10 लाख नौकरी पर क्या कार्रवाई हुई है फोकसबाजी के अलावा ये समझ से परे है। 10 लाख नौकरी का वो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे, युवाओं को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि ये आपकी सरकार होगी, और उसके लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था जिसमें उन्होंने तमाम बातों का अभ्यर्थियों के जो आवाज़ थी उसका जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें आवेदन करना जो होगा निःशुल्क होगा, यानी उसका फीस नहीं लगेगा, जबकि अभी हजार रुपए किसी परीक्षा के आवेदन के लिए आपको लग जाते हैं। अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, धांधली सेटिंग नहीं रहेगी। जिस प्रकार वो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जो है वो अपनी सरकार बनने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो केवल खोखली साबित हुई। इन तमाम घोषणा पत्र जो उन्होंने अपना बनाया था, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया था, उसमें से किसी एक पर भी उन्होंने काम नहीं किया है अभी तक। ये तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो बीपीएससी पेपर लीक के बाद 5-5 हजार रुपए मुआवजा देने की बात कर रहे थे। आज बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है, यही तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद चू तक नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उन पर उठेगा, लेकिन अब कहीं भी कुछ भी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ गलत होता है, उनको लगता है कि इसमें हमको लड़ना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप की तरफ देखते हैं। दिलीप वो शख्स हैं जो पिछले 3-4-5 सालों से अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। दरोगा बहाली से लेकर अब तक सिपाही बहाली, बीएसएससी का जो 8 सालों पर एक बहाली पूर्ण हुई उसमें इनका अहम योगदान रहा, और अब बीपीएससी का पेपर लीक जो हुआ उसका खुलासा इनके तरफ से किया गया। बीएसएससी पेपर लीक का खुलासा इनके तरफ से किया गया। जब भी अभ्यर्थियों की जरूरत होती है, एक नेतृत्व की जरूरत होती है, ये लड़ाई लड़ने के लिए सामने आते हैं और उनके लिए लाठी खाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है छात्र नेता दिलीप के लिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। इनके लिए एक और बड़ी बात है कि इनका परिवार किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता है। ये एक मध्यम गरीब परिवार से आते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षा के छात्र रहे हैं, अभ्यर्थी रहे हैं, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते अभ्यर्थियों ने ही इनको अपना छात्र नेता बना दिया है। और जब एक व्यक्ति जो युवा है, जिससे कि अब युवाओं की उम्मीद बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इन चीजों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि जो युवा कल मेरे साथ था वो किसी और के साथ थोड़ा नजर आ रहा है। भले ही ज्यादा संख्या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाति पाति धर्म के बंधन से टूटकर अगर छात्रों का, युवाओं का, अभ्यर्थियों का भरोसा दिलीप पर बन रहा है, तो ये भी कहेंगे कि उनका राजनीतिक कद भी धीरे धीरे मजबूत होगा। उनका ये कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे वो अभ्यर्थियों की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, या आगे वो अपनी जो उनका भविष्य है वो किस प्रकार से देखते हैं। कहीं सरकारी नौकरी करके, या अभ्यर्थियों की आवाज बनकर लड़ते हुए, या फिर एक छात्र का संगठन बनाकर सीधे सिस्टम से लड़ते हुए, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आखिरी सवाल, बिहार में भ्रष्टाचार, सिस्टम की लापरवाही और नेताओं के द्वारा हो रहे राजनीतिक स्वार्थ, ये आपका क्या मानना है कि बिहार को कितना पीछे ढकेल रहा है? देखिए, बिहार इतना पीछे इसी वजह से रह गया, चाहे नौकरशाहों का भ्रष्टाचार हो, या फिर सिस्टम की लापरवाही हो, या नेताओं का अपना स्वार्थ हो। अगर ये चीजें नहीं होती तो बिहार बहुत पहले से ही
जो विकसित राज्य है उसकी श्रेणी में आ सकता था। लेकिन यहां पर जिसकी भी सरकार रही वो लंबे समय तक रही, ऐसे में उनको भ्रष्टाचार करने का पूरा समय मिला, चाहे राजद का शासनकाल हो, कांग्रेस का शासनकाल हो या फिर नीतीश कुमार का शासनकाल हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक ने भ्रष्टाचार किया, जिसका शासन रहा उसी ने किया। उनके शासनकाल में हर किसी ने भ्रष्टाचार किया, तमाम अधिकारियों ने किया, तमाम नेताओं ने किया और तमाम सिस्टम के अंदर जो लोग मिलकर इस प्रकार की धांधली सेटिंग करते हैं उन लोगों ने किया। आप देखिए कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 5-5 सालों पर सरकार बदल जाती है, वहां पर भ्रष्टाचार की खबरें ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जब कोई शासन में आता है उसको बहुत लंबा समय दे दिया जाता है और इसी वजह से वो निरंकुश होता चला जाता है। नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, राजनीतिक ज्ञान हमें नहीं था, लेकिन अब देखते हैं तो जो आवाज़ें हमारी कानों तक पहुंचती हैं वो बताती हैं कि जब सरकार में ये आए थे तब इनकी सरकार बहुत अच्छी 5 साल काम की, उसके बाद अगली 5 साल पिछली की तुलना में थोड़ा और कमजोर हुई और उसके बाद लगातार कमजोर होते चली गई। यानी कि यहाँ पर नौकरशाही हावी होती चली गई और निरंकुशता जो है वो बढ़ती चली गई और इसने बिहार को बहुत पीछे धकेला है। नए विकल्प की जरूरत होती है एक समय के बाद। ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार का जो शासन है और जो वो कर सकते थे, जो उनके पास विजन था, अब वो पूरा हो गया है। अब उनके पास कोई नया और वैसा विजन नहीं है जैसा कि यहाँ के लोग और जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, छात्र हैं, वो चाहते हैं। वो विजन तेजस्वी में अभ्यर्थियों को नजर आया था, लेकिन अब उनसे भी उन लोगों का यानी आम जनता का और अभ्यर्थियों का, छात्रों का, युवाओं का मोह भंग होते जा रहा है। देखना ये होगा कि ये सिस्टम का भ्रष्टाचार, लापरवाही और राजनीतिक नेताओं का जो स्वार्थ है, इससे बिहार कब बचता है, कब बाहर निकलता है और वो कौन होगा जो इससे उबार पाएगा। जब तक ये इन चीज़ों से बिहार उबरेगा नहीं, तब तक सुधार होना मुश्किल नजर आता है। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद सरकार और आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई होती है और साथ ही अभ्यर्थियों का क्या इरादा बनता है। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।